हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैग्नेटिक पार्ट 26 में आप लोग पढ़ेंगे कि चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक, देखिए फैराडे ने विभिन्न पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखकर देखा, ठीक, उनके गुणों का अध्ययन किया और उसके आधार पर पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया। ठीक, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो हैं आपके पहला प्रचुंबकीय पदार्थ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा अनचुंबकीय पदार्थ, ठीक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, ध्यान दीजिए, चुंबकत्व के आधार पर कल आपको बता भी रहे थे, ठीक, चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए तो क्या लिखेंगे कि फैराडे ने चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया। क्या लिखेंगे? फैराडे ने चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया। 3 भागों में विभाजित किया। वो भाग कौन कौन से हैं? ठीक, नंबर 1 प्रचुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ। दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक, लौह चुंबकीय पदार्थ। देखिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, फिर है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और फिर है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, 3 पार्ट के पदार्थ। अब हम जानेंगे कि डायामैग्नेटिक क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, डायामैग्नेटिक क्या होते हैं। देखो, पहले इन पदार्थों की प्रॉपर्टी का अध्ययन किया गया है, पहले पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन किया गया है, उसके बाद इनके जो है वर्गीकरण हुआ है। ठीक, पहला क्या डाल लेंगे कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रचुंबकीय पदार्थ। देखिए, ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं। मतलब इन पदार्थों को जब हम बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनमें थोड़ा सा चुंबकत्व आता है, लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक, और अगर इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाते हैं तो ये क्या होते हैं? थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम प्रचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक, प्रचुंबकीय पदार्थ क्या लिखेंगे? ऐसे पदार्थ जिन्हें
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं। ठीक, थोड़ा सा चुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के, देखो क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होंगे, मतलब इन पदार्थों में जो मैग्नेटाइजेशन होगा, चुंबकन होगा, वो क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, चुंबकित होते हैं तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पर, चुंबक के समीप लाए जाने पर थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक, या किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पर क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक, या थोड़ा सा या हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं, थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, मतलब इन पदार्थों को जब बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होंगे, और इनको अगर किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लाएंगे तो ये हल्का सा प्रतिकर्षित हो जाएंगे। ऐसे पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं सिल्वर, ठीक, गोल्ड, Cu, ठीक, सिल्वर, गोल्ड, ठीक, कॉपर समझाया, और कार्बन, NaCl, ठीक, बिस्मथ वगैरह है, ठीक, बिस्मथ है, और आपका वायु है, ठीक, H2O है, आदि। इन पदार्थों को अगर हम बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये सभी पदार्थ क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होंगे, और किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप यदि लाएंगे तो ये थोड़ा सा क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। तो ऐसे पदार्थों को हम बोलेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक, इसके बाद दूसरा प्रकार आता है अनचुंबकीय पदार्थों का। अनचुंबकीय पदार्थ क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा नहीं, क्षेत्र की दिशा में, ध्यान देना, मतलब इन पदार्थों को बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं। मतलब इन पदार्थों में जो चुंबकत्व आएगा वो क्षेत्र की डायरेक्शन में आएगा। ठीक, और किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप यदि ले जाते हैं, उसके सिरों के पास ले जाते हैं तो ये थोड़ा सा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। कैसे पदार्थ कहलाते हैं, अनचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, और किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पर क्या होते हैं, थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। ठीक,
जैसे सोडियम Na, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीज Mn, ऑक्सीजन आर, ये सभी अणुचुंबकी के अंतर्गत आते हैं। यदि इन पदार्थों को बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इनमें जो चुंबकत्व आएगा, इनमें चुंबकत्व क्षेत्र की दिशा में हल्का सा आएगा, और अगर किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास ले जाएं ये तो ये हल्का सा क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं कौन से पदार्थ, अणुचुंबकी पदार्थ। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं सोडियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, ऑक्सीजन आदि, ये सभी कैसे पदार्थ हैं, अणुचुंबकी पदार्थ है। इसके बाद तीसरा वर्गीकरण में क्या आया, तीसरा आया आपका लॉ, याद देना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो जो फेरोमैग्नेटिक है ना, इनकी एक खास बात है कि इनको अगर हम बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो आ ही जाना कि ऐसे पदार्थ जिन्हें बाहर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकित होते हैं, बहुत ज्यादा चुंबक प्राप्त करते हैं क्षेत्र की दिशा में, और किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पर प्रबल आकर्षित होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। क्या कहलाते हैं, अणुचुंबकी पदार्थ कहलाते हैं, लौ चुंबकी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, जैसे लौ चुंबकी पदार्थों में जैसे निकिल, ठीक, कोबाल्ट, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, हाँ, ये लौ चुंबकीय पदार्थ कि ऐसे पदार्थ जिन्हें बाहर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पर प्रबल क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। मतलब लौ चुंबकीय पदार्थों की ये मान के चलिए उनकी एक क्वालिटी देखिए, जो लौ चुंबकीय पदार्थ थे उनका यही गुण था, निकिल, कोबाल्ट, आयरन में एक क्वालिटी थी कि उन्हें जब हम बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उनमें प्रबल चुंबकत्व आ जाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से क्या हो जाए, चुंबकित हो जाए। ऐसे पदार्थों को हम कहते थे लौ चुंबकीय पदार्थ। ठीक, अब देखिए जब हम किसी पदार्थ का, लौ चुंबकीय पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका लौ चुंबकत्व घटता है। ठीक, और लौ चुंबकत्व घटता है और टेम्परेचर अगर बढ़ाते चले जाएं तो एक कंडीशन में उसका लौ चुंबकत्व जो होता है वो अणुचुंबकत्व में परिवर्तित हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, उसका एक नाम रखा गया है। क्या नाम उसका रखा गया है, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी ताप। ठीक, क्यूरी ताप क्या है कि वह ताप जिसके नीचे पदार्थ लौ चुंबकी, जिस पर लौ चुंबकी तथा जिसके ऊपर क्या होता है, अणुचुंबकी हो जाता है। जैसे लौ चुंबकी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लौ चुंबकत्व घटा, और एक ताप ऐसा आया जहां तक पदार्थ में लौ चुंबकत्व है, अगर उस ताप से ऊपर हम ताप और बढ़ा दें तो लौ चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा और पदार्थ में अणुचुंबकत्व का गुण आ जाएगा, अर्थात पदार्थ का जो व्यवहार होगा वो अणुचुंबकीय हो जाएगा। तो क्या आप जानेंगे कि वह ताप, ठीक, जहां तक पदार्थ लौ चुंबकीय बना रहता है तथा जिसके ऊपर क्या हो जाता है, अणुचुंबकीय हो जाता है, ऐसे ताप को हम क्यूरी ताप कहते हैं। क्या लिखेंगे, वह ताप, ठीक, जहां तक पदार्थ लौ चुंबकीय बना रहता है, लौ चुंबकीय बना रहता है, ठीक, बना रहता है तथा जिसके ऊपर पदार्थ अणुचुंबकीय हो जाता है। ठीक, जिसके ऊपर पदार्थ अणुचुंबकीय हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। ये लौ चुंबकीय पदार्थों का है, क्यूरी ताप कहलाता है। ठीक, ध्यान रखना,
वह ताप जहां तक पदार्थ का व्यवहार या पदार्थ लौ चुंबकी बना रहता है, और अगर उस ताप से ऊपर ताप बढ़ा देंगे तो पदार्थ अनचुंबकी हो जाएगा, लेकिन उस ताप से नीचे, तो उस ताप से नीचे पदार्थ का व्यवहार जो है लौ चुंबकी ही रहेगा, उस पर भी लौ चुंबकी, उस टेम्परेचर भी लौ चुंबकी रहेगा। लेकिन उससे जब ज्यादा ताप कर देंगे तो पदार्थ का व्यवहार अनचुंबकी हो जाएगा। एकदम जैसे निकिल लौ चुंबकी पदार्थ है। निकिल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात निकिल को जब हम 358 से ऊपर गर्म करेंगे तो निकिल का व्यवहार जो है अनचुंबकी हो जाएगा। ऐसे ही कोबाल्ट का क्यूरी ताप, ध्यान रखना, जब हम कोबाल्ट को 1121 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, 1121 के ऊपर गर्म करेंगे तो कोबाल्ट का व्यवहार अनचुंबकी होगा। ठीक। और इसी प्रकार आयरन, तो आयरन का क्यूरी ताप है 770 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आयरन को हम 770 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करेंगे तो आयरन का जो व्यवहार होगा वो कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकी हो जाएगा। आयरन का व्यवहार कैसा हो जाएगा, अनचुंबकी। देखिए कुछ चीजें याद रखना, मेन होंगी। यहां पर लिख रहे हैं प्रचुंबकी, ठीक, प्रचुंबकी, यहां पे अनचुंबकी, ठीक है, और यहां पे क्या लिखते हैं, लौ। देखो प्रचुंबकी जो पदार्थ होते हैं इनके लिए म्यूआर का मान आपेक्षिक चुंबक से होता है। म्यूआर का मान 1 से कम होता है, इसके लिए म्यूआर का मान 1 से बड़ा होता है, 1 से ज्यादा, और इसके लिए म्यूआर का मान 1 से बहुत ज्यादा। ठीक, इसके लिए म्यूआर का मान बहुत ज्यादा होता है। इसी प्रकार जो आपका कायम है, चुंबकीय प्रवृत्त, ठीक, कायम का मान इसके लिए होता है ऋणात्मक होता है कायम का, और अनचुंबकीय पदार्थों के लिए कायम धनात्मक होता है, वह छोटा होता है, और लौ चुंबकीय पदार्थों के लिए जो कायम होता है वो आपका धनात्मक तो होता ही है, वह बड़ा होता है, ज्यादा मान होता है। ध्यान रखना, प्रचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यूआर का मान 1 से कम होगा और इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होगी। अनचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यूआर का मान 1 से ज्यादा होगा, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होगी। लौ चुंबकीय पदार्थों के लिए म्यूआर का मान 1 से बहुत बड़ा होगा और इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है धनात्मक और ज्यादा होगी। ठीक, तो आपके जो मैग्नेटिक में था इतना ही है। इसके बाद आपके स्टार्टिंग से जहां से हमने मैग्नेटिक में स्टार्ट किया था वहां से आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, और जो भी आपने न्यूमेरिकल किए हैं कितने किए हैं सही है, और हम एक तरफ से इसके न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक, एनसीईआरटी वाले भी बताएंगे, और जो आपके एक्सरसाइज में दी है वो भी बताएंगे। ठीक।